खास तौर से जो करंट से लेटेस्ट जो जुड़ा हुआ है उसको सम्मिलित करते हुए इस क्लास को तैयार किया गया। साइंस टेक के जो भी पोर्शन या सिलेबस के पॉइंट है उन्हें सिंगल क्लास में कंप्लीट कराएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किसका है? इसरो का है। VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ पर है? आपके तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई जो है वो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। भारत का रॉकेट लॉन्चिंग पैड है वो कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। इसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इससे बहुत बार सवाल पूछा गया है। पहला रॉकेट भारत में कब लॉन्च किया गया था? 1963 में विक्रम साराभाई के नेतृत्व में थुम्बा, केरल से। रॉकेट का नाम नाइके अपाचे। 19 अप्रैल 1975 को भारत पहला रॉकेट लॉन्च करता है जिसका नाम आर्यभट्ट। यहाँ पर सैटेलाइट या रोबोट या फिर अन्य जो भी उपकरण है यहाँ पर रखे जाते हैं और उनको अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ये नीचे वाला ये पूरा हिस्सा जो है ये ईंधन का ही है। नमस्कार, जय श्री श्याम। मैं प्रणवदीप अगस्त्य अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपसे वादा किया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक बेहतरीन शानदार सेशन के साथ हम लोग आपके सामने उपस्थित होंगे, तो आज से हम लोग साइंस एंड टेक का जो है सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें यह है कि साइंस टेक के जो भी पोर्शन या सिलेबस के पॉइंट है उन्हें सिंगल क्लास में कंप्लीट कराएंगे। यानी आज का जो टॉपिक हमारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट है वो एक क्लास में पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है, ताकि आपको बार बार अलग अलग सोर्स, अलग अलग नोट्स खंगालने की जरूरत नहीं है। टिल डेट अपडेटेड है। PSLV लास्ट कौन सा लॉन्च हुआ है, GSLV कौन सा है, RLV के रिगार्डिंग जो जो लॉन्चेज हो रखे हैं वो सारे जो है आपको अपडेटेड फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे एक क्लास में। और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं या फिर क्या क्या नए चेंजेस के साथ जो है पूछे जा सकते हैं, उनके साथ इस क्लास को हम आपके साथ सब प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए सीधा शुरू करते हैं हम लोग स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। शुरुआत करते हैं हम लोग इंडिया के स्पेस प्रोग्राम से कि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम जो है वो सीधे तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आता है। ये समझना जरूरी है, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा हुआ रहता है तो हमें थोड़ा सा चीजों को आगे रीड करने में थोड़ा बढ़िया रहता है। इसके अंदर दो डिपार्टमेंट है, एक तो आता है अंतरिक्ष आयोग स्पेस कमीशन और दूसरा आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंतरिक्ष विभाग। यही विभाग जो है अंतरिक्ष विभाग जो है यही सारी जो नीतियां वगैरह बनाएगा। इसमें हमें 4 पोर्शन पढ़ने हैं। क्या है? सबसे पहला तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन स्पेस, PSUs और जो स्वायत्त संस्थान है, ऑटोनॉमस बॉडीज है, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट लेते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इसरो की बात करते हैं, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो क्या है? ये रिसर्च और डेवलपमेंट विंग, एक तरह से R&D का काम जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किसका है? इसरो का है। मेनली कहां पर इसका जो अंतरिक्ष भवन मुख्यालय जो है कहां पर है? बेंगलोर। इसरो का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? बेंगलोर में। इसके अलावा इसरो के अलग अलग सेंटर्स हैं। हमसे सीधा सीधा पूछा जाता है वो जो सेंटर्स है वो कहां पर स्थित है। आपको बस ये याद रखना है। मैं यहां पर आदर्श जो है इसरो के अलग अलग जो है स्थानीय सेंटर की बात करूंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि वो सेंटर कहां पर है, हमसे सवाल में वो पूछे जाएंगे और वहां पर कार्य क्या होगा वो भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये कहां पर है? आपके तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई का नाम आएगा तो कहां जाना है? तिरुवनंतपुरम जा रहा है। ये क्या करेगा? रॉकेट का निर्माण और डिजाइन जो है ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में होता है, ठीक है। सैटेलाइट सारे कौन बनाते हैं? UR राव सैटेलाइट सेंटर। कहां पर? बेंगलोर। सेंटर्स के नाम याद रखने सीधे सीधे, विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम, UR राव आ रहा है, UR राव यानी बेंगलोर, और बेंगलोर में क्या बनेंगे भाई साहब? आपके उपग्रह बनेंगे। फिर सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो कहां पर है? श्रीहरिकोटा। ये जो है आपका लॉन्चिंग पैड, आप सुना होगा कि हाँ श्रीहरिकोटा से जो है रॉकेट लॉन्च किया गया। तो भारत का जो रॉकेट लॉन्चिंग पैड है वो कहां पर है? श्रीहरिकोटा में है। ये कहां पर है? ये क्या, इसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। फिर है लिक्विड प्रपल्शन जो सेंटर है, द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र। ये लिक्विड प्रपल्शन क्या है? प्रपल्शन के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे हम जब रॉकेट पढ़ेंगे। तो ये एक तो वलियामाला और बेंगलोर में है। यहां पर लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन का विकास होता है। लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन आगे की क्लास में हम लोग स्पष्ट कर लेंगे। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये कहां पर है? अहमदाबाद में। ये पेलोड का मतलब होता है कोई भी जो रॉकेट है उसके साथ जो सामग्री भेजी जा रही है, उपग्रह वगैरह, वो सब पेलोड, सेंसर, सैटेलाइट,
इन सब पर शोध करता है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, इससे बहुत बार सवाल पूछा गया है। ये कहां पर है? हैदराबाद है। इसकी एक क्षेत्रीय ब्रांच जो है जोधपुर में भी है, राजस्थान में। सैटेलाइट डेटा और मैपिंग का काम करता है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, क्या नाम है? इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ये कहां पर है? बैंगलोर। नाम से पता है, उपग्रह को ट्रैक करने का काम। फिर मुख्य नियंत्रण सुविधा, ये कहां पर है? हासन कर्नाटक। और भोपाल में लॉन्च के बाद सैटेलाइट का जो कंट्रोल है वो किससे किया जाता है? एमसीएफ से करते हैं। एमसीएफ हासन कर्नाटक में, भोपाल में। एचएसएफसी मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, अभी जो गगनयान मिशन आने वाला है आगे, जिसमें मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने का जो प्रोग्राम होने वाला है गगनयान मिशन, उस गगनयान मिशन के लिए जो सेंटर बना रखा है वो कहां पर है? बेंगलोर में। तो ये 8-10 जो सेंटर थे ये किससे? इसरो से जुड़े हुए हैं। अब चलते हैं दूसरे संस्थान पे। दूसरा संस्थान ये हमारा है इनस्पेस। ये क्या है? रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडी यानी विनियामक संस्था का मतलब क्या है कि ये भारत की जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनको स्पेस सेक्टर में काम करने की अनुमति देता है। विनियमन करना कि भी कौन स्पेस सेंटर में काम करेगा, कौन नहीं करेगा, ये काम किसका है? इन स्पेस का। इन स्पेस की फुल फॉर्म क्या दी हुई है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। इसका सेंटर कहां पर है? इन स्पेस का सेंटर कहां है? मुख्यालय कहां है? अहमदाबाद में। ये क्या करता है? प्राइवेट कंपनियों के लिए रेगुलेशंस एस्टैब्लिश करता है कि कौन काम करेगा और कौन काम नहीं करेगा स्पेस सेंटर में, स्पेस के सेक्टर में। तीसरा है वाणिज्य, कमर्शियल पीएसयूज, पब्लिक सेंटर यूनिट्स। कमर्शियल जो है ब्रांचेस, उसमें दो नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है। एक तो याद रखना है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बैंगलोर, और दूसरा नाम याद रखना है ACL एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पीएसयूज की बात कर रहे हैं, आपसे सीधा सवाल पूछ ले कि इनमें से अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ा हुआ पीएसयू कौन सा है, वो कौन सा होगा? एक तो NSIL है और एक कौन सा है? ICL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बैंगलोर। इसका कार्य क्या है? इसरो की तकनीक का व्यवसायीकरण करना मतलब इसरो जो टेक्नोलॉजी बना रहा है उसको मार्केट में लेके आके उनसे पैसा कमाना। ठीक है, कंपनियों को देते हैं बाहर। विदेशी सैटेलाइट, विदेशों से सैटेलाइट लेते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि भाई हाँ ठीक है, PSLV से 20 रॉकेट्स उड़े गए, जिसमें से कुछ रॉकेट जापान के थे, कुछ फ्रांस के थे, कुछ और किसी अन्य कंट्री के थे। तो अलग अलग कंट्रीज के सैटेलाइट्स को लाने का काम किसका है? NSIL का। यानी एक तरह से पैसा कमा के ये देता है और इंडस्ट्री को रॉकेट बनाने के लिए देना। वर्तमान में ये मुख्य कमर्शियल आर्म है, यानी सबसे जो पैसा जो कमाया जा रहा है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन कमा के दे रहा है? NSIL। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बैंगलोर, ये पहले वाले जो है कमर्शियल संस्थान थी, अब मेन काम किसने ले लिया? NSIL में ले लिया है। ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त निकाय। स्वायत्त निकाय यानी जो फ्री काम करते हैं, ये मेनली रिसर्च और एजुकेशन सेक्टर में करते हैं। इसमें ये नाम याद रखना, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ये नाम पूछा जाता है कि स्पेस सेंटर से या स्पेस सेगमेंट से जुड़ी हुई फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहां पर है? अहमदाबाद में। ये जो सेंटर से है वही सवाल आपके सीधे बन जाते हैं कई बार कि रिमोट सेंसिंग सेंटर कहां पर है? हैदराबाद में है। इन स्पेस है, उसका मुख्यालय कहां पर है? आपके अहमदाबाद में है। UR राव कहां पर है? बेंगलोर में। तो ये आपको कई बार स्पेस जो सेंटर का जो मुख्यालय है आपको वही ध्यान रख लेना है। कमांड, वो कंट्रोल वाला जो डिपार्टमेंट था वो कहां पर था? हासन कर्नाटक में था, MSF। तो ये आपको याद रखना है। NARL, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला। ये कहां पर है? तिरुपति में। वायुमंडल और मौसम का अध्ययन करती है। NISEC, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। ये कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट वाला, शिलोंग में। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए रिमोट सेंसिंग सुविधा प्रदान करता है। IIST, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। ये कहां पर है? आपका तिरुवनंतपुरम में। ये एशिया की पहली स्पेस यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना, एशिया की पहली स्पेस यूनिवर्सिटी IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सॉरी स्पेस साइंस नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक,
अब हम बात करते हैं भारत में, ये तो 4 ब्रांचेज होगी, ठीक है, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। किसके पीएमओ के अधीन आएगा आपका स्पेस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 4 ब्रांच पढ़ना है। एक तो इसरो के बारे में पढ़ लिया हमने, एक इन स्पेस के बारे में पढ़ लिया जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, तीसरा पीएसयूज के बारे में पढ़ लिया है ना, जिसमें दो जो है मेजर नाम याद आपको रखने हैं, और फिर बाद में ये जो अभी 4 जो है आपके ऑटोनोमस बॉडी है उनके बारे में पढ़ा, वहां से सवाल बनते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो इतिहास है और विकास, कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कैसे डेवलप हुआ। देखिए, आपको अभी तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, आपको टाइम मिले तो एक सोनी लिव पे एक वेब सीरीज है रॉकेट बॉयज, वो जरूर देखिएगा जब भी समय मिले। उसमें ऐसा बहुत अच्छे से इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जो डेवलपमेंट है वो दिखाया गया है। विक्रम साराभाई और होमी जागिर बाबा की जीवनी पर आधारित बहुत बढ़िया तरीके से अभिनय किए हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से डायरेक्टर और प्रेजेंटेड है। वो मूवी देखी थी मैंने तो मेरे माइंड में इंडियन स्पेस प्रोग्राम बहुत अच्छे से सेट हो गया था भाई। इंडियन स्पेस प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम दोनों ही उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है। अभी मत देखिएगा, अभी आपके एग्जाम सर पे है, 5 अप्रैल को एग्जाम है, एग्जाम खत्म हो जाए तब देख लेना। उस मूवी का जो भी सार है वो मैं अभी आपको बता ही दूंगा, सारा जो प्रोग्राम है वो आपको वैसे भी समझा दूंगा, बाद में समय मिले देखना। तो हम बात करते हैं कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में बात करें तो सबसे पहला या फिर जो इनका जो जनक अगर हम कह सकते हैं तो जनक कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना गया है। विक्रम साराभाई जो है वो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। सबसे पहले 1962 में विक्रम साराभाई के नेतृत्व में ही इनको स्पार का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? इनको स्पार एक डिपार्टमेंट है हुआ था, इंडियन नेशनल कमिटी। ये क्या थी? कमिटी थी, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये परमाणु विभाग जो था, परमाणु विभाग के अधीन ही इस कमेटी को बनाया गया था। होमी जागिर बाबा का निर्देशन में ही वहीं पर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी, इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च 1962 में। और 1963 में भारत ने थुम्बा केरल से अपना पहला साउंडिंग रॉकेट नाइके अपाचे, नाम याद रखना, भारत का जो पहला साउंडिंग रॉकेट जो था नाइके अपाचे लॉन्च किया गया। ठीक है, पहला रॉकेट भारत ने कब लॉन्च किया गया था? 1963 में विक्रम साराभाई के नेतृत्व में थुम्बा केरल से। ठीक है, रॉकेट का नाम क्या है? नाइके अपाचे। और यहां से जब ये रॉकेट लॉन्च हो गया तब से हमने मान लिया कि यहां से हमारा जो है अंतरिक्ष में हमने कदम रख लिया है। कब? 1963 में। 1962 में पहले हमने कमेटी बनाई थी और फिर सिस्टमेटिक वर्क होने लगा। फिर इस सिस्टमेटिक वर्क को थोड़ा और ज्यादा ऑर्गेनाइज करके इनको स्पार को जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में गठित कर दिया। पहले एक कमेटी थी, अब ये क्या बन गया? एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। और इनको स्पार का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? इसरो कर दिया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, विक्रम साराभाई के नेतृत्व में शुरू हुआ था। सबसे पहले 1962 में इनको स्पार के रूप में कमेटी गठित हुई थी, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। फिर 1963 में पहला रॉकेट लॉन्च होता है नाइके अपाचे, कहां से? थुम्बा केरल से। और 1969 में इस कमेटी को एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में गठित कर दिया जाता है और इनको स्पार बन जाता है आपका इसरो। यह आता है पहला चरण अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के। दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरा अब था, अब ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, अब काम करना है। काम करने के तौर पर हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले ये अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग जो गठित होते हैं। भारतीय अंतरिक्ष विभाग का जो गठन है वो कब आता है? 1972 में। ठीक है, भारत सरकार ने जो अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन पीएमओ के अधीन बढ़ाया था ना शुरू में, अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग का गठन कब किया है? 1972 में। 1975 19 अप्रैल को भारत का पहला रॉकेट लॉन्च होता है। 19 अप्रैल 1975 को भारत पहला रॉकेट लॉन्च करता है जिसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। किसकी सहायता से? सोवियत संघ। भारत द्वारा लॉन्च नहीं किया जाएगा, किसकी सहायता से किया जाए? सोवियत संघ। सोवियत संघ का एक रॉकेट लॉन्चर था कॉस्मस 3M। इसके द्वारा जो है रूस के कपुस्तिन यार एक लोकेशन होगी, जैसे अपने है श्रीहरिकोटा में है, उसी तरह रूस का जो एक लॉन्चिंग लोकेशन है, वहां से आप सिंपली याद रख लो कि जो पहला जो रॉकेट लॉन्च किया गया था वो कहां से? सोवियत संघ के द्वारा किया गया। किस रॉकेट लॉन्चर के थ्रू? कॉस्मस 3M से लॉन्च किया गया था। और पहला रॉकेट कौन सा था? सॉरी, पहला सैटेलाइट कौन सा था हमारा? आर्यभट्ट।
कब लॉन्च किया गया? 19 अप्रैल 1975। डेट भी याद रख सकते हैं, 19 अप्रैल 1975। फिर 1979 में भारत ने अपने पहले प्रायोगिक प्रक्षेपण यान SLV-3 का पहला परीक्षण किया। यानी ये तो किसी और से मदद के कर रहे थे। अब भारत ने अपना खुद का रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो रॉकेट हम कह सकते हैं सामान्य रूप से, तो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है पहला जो परीक्षण कब करता है? 1979 में। और ये APJ अब्दुल कलाम जो है यहां पर इनका नेतृत्व करते हैं, और ये आंशिक रूप से विफल रहता है। फिर 1979 में भास्कर 1 जो है लॉन्च किया गया था। 75 में तो आर्यभट्ट और 79 में भास्कर 1। फिर आगे की ओर बात करते हैं। SLV APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में SLV-3 जो है लॉन्च किया गया, और रोहिणी RS-1 उपग्रह को जो है सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया 1980 में। और इसके बाद ये जो लॉन्च हुआ था अपना SLV-3 रोहिणी, इसके बाद भारत जो है दुनिया का छठा देश बन गया था जिसके पास ये टेक्नोलॉजी थी कि जो स्पेस में सैटेलाइट भेज सके। ये टेक्नोलॉजी या ये उपलब्धि हमने कब हासिल की? 1980 में। कब? किसके माध्यम से? SLV-3 के माध्यम से। क्या भेजा था हमने? रोहिणी उपग्रह भेजा था, या RS-3। ओके, नेतृत्वकर्ता कौन थे इस समय? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक, फिर बता देता हूं, पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, वो भेजा था सोवियत संघ ने। हमने जो पहला उपग्रह, भारत ने जो पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा, वो कौन सा था? रोहिणी RS-1 उपग्रह। कौन से उपग्रह यान की सहायता से? SLV-3 में। आर्यभट्ट किसकी सहायता से भेजा गया था? कॉस्मोस 3M से। ओके, वो कब था? 75। ये कब है? 80। फिर 1981 में एप्पल सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये भारत का पहला संचार उपग्रह था। ठीक है, देखो एक बहुत ज्यादा जो है हमने इंडियन स्पेस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा चर्चा है कि साहब सैटेलाइट पे जो है एक बैलगाड़ी पर जो है एक सैटेलाइट को ले जाते हुए दिखाया जाता है कि साहब भारत इस तरह का देश था, यानी यहां से हम लोग कहां तक पहुंचे, है ना। अभी खासतौर से जो अमृत महोत्सव चला था, उसमें अमृत महोत्सव में अंतरिक्ष की उपलब्धियां बताई गई थी, तो उस ये जो इमेज है ये भी वापस काफी चर्चा में आई थी कि यहां से हम लोग जो बैलगाड़ी पर रॉकेट ले जा रहे थे, वहां से आज हम जो है चंद्रयान या फिर सूर्य के लिए जो है आदित्य L1 वो लॉन्च कर रहे हैं। तो एक बहुत ही सक्सेसफुल कैरियर रहा है स्पेस के तौर पे भारत में, स्पेस के सेक्टर में भारत का। ठीक है, तो बैलगाड़ी पर जो उपग्रह दिखाया गया वो ये एप्पल ही है। ठीक है, 1981 में। ओके, चलिए फिर 1984 में भारत के जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, ये अंतरिक्ष गए थे। कौन सा मिशन था? सोवियत संघ का सोयूज T11। ये ध्यान रखना, पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम तो पता ही है, राकेश शर्मा। एक तो ईयर याद रख लेना, 1984। सोवियत संघ का सोयूज T1 जो है आपका मिशन यहां पर रहा था। अब चौथा दौर, चौथे दौर की अगर हम बात करें तो ये परिचालन दौर है। इसमें मेनली PSLV लॉन्च होता है। ठीक है, PSLV के आने के बाद स्पेस सेक्टर में भारत की जो पहचान है वो अलग हो जाती है। PSLV ये आपका वर्किंग हॉर्स, मतलब ऐसा घोड़ा जो भाई साहब बिना थके दौड़ा जा रहा था। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा जो है एक इसका सक्सेस रेट रहा है। और PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, सारे में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है एक एक करके बताऊंगा। अभी एक बार सामान्य रूप से हम लोग इसका विकास पढ़ रहे हैं। यहां पर इनसेट प्रणाली के जो है वो सैटेलाइट भेजे गए थे। 2001 में GSLV जो है लॉन्च किया गया। ये PSLV जो है हल्के जो उपग्रह है उनको भेजने के लिए था, GSLV भारी उपग्रह के लिए जो है था। इसने 2001 में पहली उड़ान लगी। 2008 में चंद्रयान लॉन्च किया गया। ये सारे मैं अभी आपको याद करवा दूंगा। फिर पांचवा आता है आधुनिक युग जो वर्तमान में, जिसमें मंगलयान 2013 वाला, फिर PSLV C37, मिशन शक्ति 2019 का, चंद्रयान 3, आदित्य L1, ये सारे के जो वर्तमान जो है अभी जो उपलब्धियां हैं वो उनमें है सारी। तो ये एक तरह से जो 5 चरणों में जो है भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसको हमने समझ लिया। अब हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, उपग्रह की कक्षाएं, उस पर बात करें।
हमारे पास स्पष्ट रूप से सिलेबस में मेंशन है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह। ठीक है, तो उपग्रह आपको पढ़ना है, और उपग्रह पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं उपग्रह की कक्षाओं की, है ना, कि उपग्रह की जो कक्षाएं हैं वो कौन सी है। जैसे पृथ्वी है, उसके पास एक नजदीक में एक कक्षा है, एक मध्यवर्ती रूप में कक्षा है, और एक उसके आउटर सरफेस में। 3 कक्षाओं के रूप में जो है हम लोग उपग्रह की कक्षाओं का अध्ययन करेंगे। ये होती है LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट, नजदीक वाली, ये मध्य वाली, और एक होती है GEO, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, LEO, MEO और GEO के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग LEO के बारे में चर्चा करते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट। ठीक, लोअर अर्थ ऑर्बिट, ध्यान क्या रखना है सीधे सवालों के हिसाब से ही। पहला कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कि पृथ्वी से, यह अर्थ है, यहां पर एक रेंज ले लिए कि ये, ठीक है, 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर, ये वाला जो रेंज है, ये वाला हिस्सा, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट कहलाएगा, है ना। 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की जो डिस्टेंस है, 160 किलोमीटर तक कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं होता, सैटेलाइट नहीं रखा जाता है। 160 से 2000 किलोमीटर तक के बीच में अगर कोई भी सैटेलाइट रखा गया है तो वो लोअर अर्थ ऑर्बिट का सैटेलाइट कहलाएगा। इसका परिक्रमण काल, यानी यहां पर अगर कोई उपग्रह है तो उसको पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, 90 मिनट से 120 मिनट, क्योंकि यहां पर नजदीक रहता है अर्थ के, तो बहुत तेजी से चक्कर लगाता है। विशेषता क्या है कि पृथ्वी के सबसे करीब है, इसलिए यहां से तस्वीरें बहुत साफ आती हैं। तो यहां पर जासूसी वाले, खेती नक्शे वाले, जो रिमोट सेंसिंग वाले जो है, वो उपग्रह जो है इसमें रखे जाते हैं। इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS जो है, वो आपके लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगभग 400 किलोमीटर की जो हाइट है, यहां पर जो है आपका अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है इसी में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसके अंदर 2 कक्षाएं बनती हैं। एक आएगी आपकी पोलर ऑर्बिट और दूसरी आएगी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, SSO। ये क्या है दोनों समझना, ये दोनों लोअर अर्थ ऑर्बिट के टाइप है ना। इसमें जो उपग्रह है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चक्कर लगाता है, यानी अर्थ है, अर्थ में, अर्थ के चारों ओर अगर सैटेलाइट इस क्रम में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, एक ध्रुवीय कक्षा, जो कि ध्रुवों के अनुसार जो है निर्धारित होती है। इसका उपयोग जो आपके जासूसी उपग्रह और जो सर्वे वाले उपग्रह हैं, जैसे भारत का जो कार्टोसैट उपग्रह है, उन उपग्रहों के लिए ध्रुवीय कक्षा का जो है उपयोग किया जाता है। सन सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस में क्या रहता है कि जैसे ये पृथ्वी है और यहां पर पर्टिकुलर कोई भी एक सैटेलाइट है मान लिया, ठीक है, तो इस सैटेलाइट की सूर्य के सापेक्ष जो एंगल रहता है ना, इस सैटेलाइट का सूर्य के सापेक्ष जो एंगल है वो हमेशा निश्चित रहता है। तो उसका फर्क पड़ता है कि इसके कारण पृथ्वी के किसी भी स्थान के ऊपर यह हर दिन एक निश्चित समय पर गुजरेगा। जैसे मान लीजिए कि इस ऑर्बिट में कोई उपग्रह लगा हुआ है और वो जोधपुर के ऊपर से हमेशा शाम 6:05 पर निकल रहा है। आज वो 6:05 पर वो निकल रहा है, तो कल भी वो उपग्रह जब चक्कर लगाएगा तो जोधपुर के ऊपर से 6:05 पर ही निकलेगा। इससे क्या होता है, पर्टिकुलर एक जगह की जो स्थिति है वो कंपैरेटिवली बहुत प्रॉपर्ली प्राप्त हो जाती है। खासतौर से जो जासूसी उपग्रह होते हैं, जासूसी उपग्रह को इस कक्षा में जो है स्थापित किया जाता है। इससे क्या होता है, रोशनी एक जैसी रहती है, तो पुरानी तस्वीर और नई तस्वीर में जो है कंपैरिजन बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। जैसे आपने
जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत सारे सैटेलाइट इमेजेस देखे होंगे जो कि हमारे जो है डिफेंस द्वारा जो है प्रोवाइड किए गए थे सब, कि कल के दिन पाकिस्तान के जो है इस क्षेत्र में जो है एडवाबाद में या फिर और भी कोई जो आपका स्पेस जगह थी, सॉरी एयरफोर्स जगह थी जहां पे हमले हुए थे, तो पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर स्पष्ट रूप से बताते हैं ना। तो वो तस्वीरें जिन उपग्रह से ली जाती है वो उपग्रह सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में ही स्थापित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। देखो पहली वाली क्या थी, एलईओ। एलईओ तो था आपके 160 से 2000 किलोमीटर। ठीक है, अब एमईओ जो है ये 2000 से लेकर कहां पर है, 35,786। एमईओ कहा जाएगा 2000 से 35,786 के बीच। जो एवरेज डिस्टेंस है वो कौन सी रहती है, 20,200 किलोमीटर जो है एवरेज डिस्टेंस है जहां पर जो है एमईओ वाले सैटेलाइट रखे जाते हैं। और इसका परिक्रमण काल कितना है, 12 घंटे। एलईओ वाले में परिक्रमण काल कितना था, 90 से 120 मिनट, इसमें 12 घंटे। इसका उपयोग मेनली किसके लिए करते हैं, जो नेविगेशन वाले होते हैं ना, जो जीपीएस वाले सैटेलाइट लगते हैं, वो जो है एमईओ में रखे जाते हैं। तीसरा है भूतुल्यकालिक जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। वो कौन सी थी, सन सिंक्रोनस। ठीक है, ये क्या है, जियो सिंक्रोनस, जीएसओ। ऐसी कक्षा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के गुणन काल 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के बराबर हो। यानी कहने का मतलब यही है कि जैसे ये अर्थ है और ये आपके जीएसओ है, तो पहले तो जीएसओ की हाइट कितनी होगी, जीएसओ की हाइट ये रहेगी आपके 35,786। जीएसओ की हाइट कितनी रहेगी, 35,786। दूसरी बात कि अगर यहां पर कोई उपग्रह है इसमें जीएसओ में, तो इसके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का समय वही है जो पृथ्वी का क्या है, परिक्रमण काल है। तो उससे होगा क्या कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये घूम रहा है, तो ये भी इसी स्पीड से घूमेगा, तो ये एक पॉइंट के ऊपर हमेशा सीधा रहेगा। एक किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर इसकी निगरानी कॉन्स्टेंटली फिक्स रहेगी। यहां से ये हमेशा, यहां से जब इसको देखा जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा कि स्थिर हो। ओके, ये भूतुल्यकालिक कक्षा है। भू स्थिर कक्षा ये जीएसओ का ही एक प्रकार है। ये ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर है 35,786 में, और इसकी गति और दिशा भी पृथ्वी के घूमने की दिशा में ही है। यानी पृथ्वी के साथ साथ ही घूमेगा, तो पर्टिकुलर एक जगह से देखने पर यह आकाश में कैसा दिखाई देता है, स्थिर दिखाई देता है। किसकी जानकारी लेंगे, जैसे डीटीएच आपके संचार के उपग्रह है ना, संचार उपग्रह कैसे चाहिए, स्थिर चाहिए होते हैं कि इधर उधर ना हो, ताकि क्या हो, सिग्नल प्रॉपर मिले। या आपके केबल वाले जो सैटेलाइट्स है डीटीएच वाले, फिर मौसम की जानकारी देने वाले, तो क्यों, क्योंकि वहां पर बार बार घूमना नहीं पड़ता है। आपकी जो छतरियां जो है, देखा होगा ना, डिश टीवी जो है एकदम अंतरिक्ष की ओर करके एक बार सेट की जाती है, ताकि वो सैटेलाइट के साथ प्रॉपर कनेक्ट कर पाए। कनेक्ट हो गई, उसके बाद ना तो सैटेलाइट अपनी जगह से हिलता है, ना पृथ्वी वो अपनी जो छतरी है वो हिलती है, तो इस कारण एक दिशा में एक ही तरह से जो है सिग्नल प्राप्त होते रहते हैं। ये भू स्थिर कक्षा होगी। ये जो तीन मेन कक्षा होगी, ठीक है, एलईओ, एमईओ और जीओ। इसके अलावा भी दो कक्षाएं हैं जिन पर बात करते हैं। नंबर 4 पे हम लेते हैं ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं हम लोग, कचरा, जहां पे जंक हो, जंक ऑर्बिट या डिस्पोजल ऑर्बिट। यह अंतरिक्ष का कचरा घर है। यानी जब कोई भी जो जियो सैटेलाइट है, जियो में जो 35,786 किलोमीटर पर कोई भी सैटेलाइट है और उस सैटेलाइट का जीवन काल समाप्त हो जाता है, तो उसे क्या करते हैं, इसे जीएसओ से ऊपर भेज देते हैं। जैसे हम बात करते हैं, ये अर्थ है और जीएसओ जो है आपके कितने पे है, 35,786। इससे भी 300 किलोमीटर ऊपर पर, कितना, 300 किलोमीटर ऊपर पर, कितने, लगभग 36,050 किलोमीटर पर, यहां पर जो है ये ग्रेवयार्ड कक्षा है। यहां पर कोई भी सैटेलाइट खराब हुआ तो इसको पुश करके ऊपर भेज देते हैं, और यहां पर ये कचरा रहता है और ये कचरा चक्कर लगाता रहता है अंतरिक्ष में, ताकि यहां पे जो जीएसओ में जो दूसरे सैटेलाइट रहेंगे उन पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। ठीक, फिर आता है जीटीओ, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, भू स्थानांतरण कक्षा।
इसको समझना, ये थोड़ा सा बढ़िया है। जैसे ये अर्थ है और ये आपका जीएसओ है। जीएसओ कौन सा? 35,786 किलोमीटर वाला। अब कई बार जो भारी उपग्रह होते हैं ना, वो भारी उपग्रह 35,786 लगभग 36,000 लेता है, यानी जीओ में या जीएसओ में डायरेक्ट नहीं भेजा जा सकता है। यानी यहां से अगर सीधा किसी सैटेलाइट को भेजे जाए, ठीक है, सीधा यहां पे अगर हम भेज दें तो उसके लिए क्या बहुत ज्यादा ऊर्जा खपानी पड़ती, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती, बहुत ज्यादा ईंधन करना पड़ता है। तो यहां पे क्या करते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके यहां पर काम में ले आता है। तो यहां पर जो है एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा बनती है यहां पर, इस प्रकार से, है ना, कि एक इस तरह से छोटी छोटी कक्षाओं के रूप में, ये इस तरह से, यानी पहले एक पृथ्वी की एक कक्षा में जो है यहां पर सैटेलाइट को भेजा, सैटेलाइट चक्कर लगा के गुरुत्वाकर्षण के कारण यहां पर आता है, जैसे ही यहां तक आता है उसको थोड़ा सा बूस्ट करके ऊपर वाली कक्षा में भेज देते हैं, ठीक है, फिर इसको बूस्ट करके ऊपर वाली कक्षा में भेज देते हैं। तो इस प्रकार ये जो ट्रांसफर ऑर्बिट, ये जो उपग्रह को ट्रांसफर करने वाली ऑर्बिट है, इनके लिए नाम लिया था भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा। इनमें दो चीजें, इसकी अपोजी और पेरिजी। पेरिजी यानी जो पृथ्वी के बिल्कुल पास वाला क्षेत्र, यानी पृथ्वी के पास वाला ये जो हिस्सा है, ये कितना है, ये 250 किलोमीटर पर ही रहता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। और अपोजी जो पृथ्वी से जो दूर है, ये लास्ट दूर यहां पर कब तक आ जाता है, ये 36,000 किलोमीटर पर आ जाता है ना। तो इस प्रकार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए, ये अगर आपने देखा हो तो जो चंद्रयान मूवी है ना, सॉरी मंगलयान वाली जो विद्या बालन और अक्षय कुमार वाली है, उसमें इस चीज का डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छे से किया है। वो पुड़िया बनाने का वो जो एक एग्जांपल बताती है कि पुड़िया जो है, पुड़िया बनाते समय आप पूरा गैस यूज में नहीं ले, थोड़ा सा लेकर उसको बंद कर दें, तो उससे क्या ना ईंधन बच जाता है। तो ईंधन को बचाने के लिए जो ये दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं है, इनका उपयोग किया जाता है। तो ये दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं जो है भू स्थिर स्थानांतरण कक्षाएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं रॉकेट पे। ये तो आपके उपग्रह की संरचना पे आ गई। अब रॉकेट पे बात करते हैं। रॉकेट का जो एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो उसमें देखो सबसे ऊपर जो ये नोजल वाला एरिया है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, पेलोड सिस्टम। देखो पेलोड सिंपली फॉर्मेट में ये कह देते हैं कि अंतरिक्ष में भेजने वाला जो सामान है, ठीक है, सामान कि अंतरिक्ष में भेजना क्या है हमें, ओके। तो अंतरिक्ष में जो सामान भेजना है उसको हम क्या कहते हैं, पेलोड। इसमें उपग्रह भी हो सकता है, उसके अलावा जो है अन्य कोई रॉकेट वगैरह है तो वो भी पेलोड ही कहलाते हैं। फिर यहां पर आता है गाइडेंस सिस्टम, कि जो इसकी गति को नियंत्रित करता है, रॉकेट की या सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की गति को नियंत्रित करता है, वो गाइडेंस सिस्टम है। और यहां पर है प्रोपल्सन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारे पास सवाल बनते हैं, जिसमें फ्यूल ईंधन होता है और ऑक्सीडाइजर होता है। ऑक्सीडाइजर जो उस फ्यूल को जलाने का काम करता है। सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जैसे कोयला है, तो कोयला जलता है और कोयले को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, है ना। अगर जलते हुए कोयले के ऊपर हम लोग एक कोई भी तिगारी या बाल्टी जो है उल्टी रख दें, या फिर जलते हुए कोयले को हम उठा के एक मटकी में डाल के उसके ऊपर ढक्कन लगा दें, यानी उसको ऑक्सीजन नहीं मिलने दे, तो कोयला क्या होता है, जलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जलाने के लिए कारक चाहिए, वो नहीं मिलता है। जलाने के लिए जो कारक होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। और जो जल रहा था वो क्या था, फ्यूल। तो इस ईंधन में, रॉकेट में भी क्या चाहिए होगा, फ्यूल भी चाहिए होगा और ऑक्सीकारक भी चाहिए होगा, ठीक है। ये पूरा एक सिंपल सा सिस्टम है। हमें प्रोपल्सन सिस्टम, प्रणोदक प्रणाली जो है उसको पढ़ना है। प्रणोदक प्रणाली या प्रोपल्सन सिस्टम सिंपली क्या है, फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर, ईंधन और ऑक्सीकारक का जो मिश्रण है वो प्रोपल्सन सिस्टम कहलाता है। हम सीधा उसी पे बात करते हैं। प्रणोदन प्रणाली, इसमें दो चीजों का मिश्रण है, एक तो ईंधन और दूसरा ऑक्सीकारक। ईंधन जो जलता है जैसे कैरोसिन, हाइड्रोजन, और ऑक्सीडाइजर जो जलने के लिए जो ऑक्सीजन प्रदान करता है, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा तो नहीं होगी, यहां तो है, तो वहां पर ईंधन और ऑक्सीकारक का जो सम्मिलित स्वरूप है वो क्या कहलाता है, प्रोपेलेंट या प्रणोदक कहलाता है। प्रणोदक जो है, प्रोपेलेंट्स जो है वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के जो है प्रोपेलेंट सिस्टम हम पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और क्रायो। ये क्या है,
ठोस सिंपली पता ही आपको, ठोस का मतलब जो सॉलिड अवस्था में, यानी जहां पर ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों ही ठोस अवस्था में है उसे हम सॉलिड प्रोपेलेंट या ठोस प्रणोदक कहते हैं। एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, आप नाम याद कर सकते हैं कि किसी ठोस प्रणोदक का नाम, ये HTPB, शॉर्ट में नाम याद रख सकते हैं, HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ये तो क्या है, ठोस ईंधन और ऑक्सीकारक, यानी इसको ऑक्सीजन प्रदान करने वाला कौन होगा, अमोनियम परक्लोरेट। ईंधन तो कौन सा हो जाएगा, HTPB, और ऑक्सीकारक हो जाएगा अमोनियम परक्लोरेट। भारत में जो PSLV रॉकेट्स है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, PSLV का जो स्टार्टिंग फेज था, या फिर ASLV वाले हम पढ़ेंगे, या SLV हुए, PSLV हुए, इनमें जो है ठोस प्रणोदक काम में लेते हैं। SLV में तो पूरा ही लेते थे, और PSLV का जो पहला चरण है वो ठोस होता है। फिर बात करते हैं द्रव, लिक्विड, जहां पर ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों तरल अवस्था में है। ठीक है, दो प्रकार के, एक मोनोप्रोपेलेंट और एक बाइप्रोपेलेंट, जहां पे एकल और द्वि। एक मोनो में होता है हाइड्रोजन, एग्जाम्पल के तौर पे नाम लिखा बता रहा हूं। जहां पे बाइप्रोपेलेंट, दो जो है प्रणोदक हो, उसमें एक तो UDMH ईंधन है और दूसरा नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, भारत का जो विकास इंजन है, PSLV पढ़ेंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा विकास इंजन। और देखो, साइंस के रिगार्डिंग मैंने मूवीज वगैरह काफी देखी, तो उनके ये चीजें वहां से रिलेट करना बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए। एक और मूवी आई थी रॉकेट्री, R माधवन की, और थी जिसमें उन्होंने भारत के एक बहुत अच्छी साइंटिस्ट नुम्बी नारायण का जो है रोल अदा किया था। जो नुम्बी नारायण है वो लिक्विड प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजी के लिए भारत में कह सकता हूं मेन उनका कार्य रहा था, श्री नुम्बी नारायण, नम्बी नारायण या नुम्बी नारायण। ठीक है, उन्हीं की जीवनी पर जो है ये मूवी आधारित है, देखिएगा समय मिले तब। और इसमें बताया गया है कि जो लिक्विड टेक्नोलॉजी के लिए जो है उन्होंने कितना काम किया है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सॉलिड पे जो है काम आपके APJ अब्दुल कलाम सर का रहा है। हमने पढ़ा था कि SLV लॉन्च में जो सबसे पहला जो प्रयास जो था किसका था, APJ अब्दुल कलाम का। जो लिक्विड प्रोपेलेंट्स में काम रहा है वो श्री नुम्बी नारायण का रहा है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, क्रायो, देखो जहां पर भी ये शब्द मिलता है ना, क्रायो, क्रायो का मतलब ही होता है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर भी नहीं कहूंगा, वेरी लो टेम्परेचर, अत्यधिक निम्न तापमान। क्रायो का मतलब होता है अत्यधिक निम्न तापमान पर जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है उसे हम क्रायो टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो क्रायोजेनिक प्रणोदक में क्या आता है कि एक उन्नत रूप है जिसमें गैसों का अत्यधिक कम तापमान पर, शून्य से बहुत कम तापमान पर तरल बनाकर फिर बाद में उपयोग करते हैं। यानी गैस को बहुत कम टेम्परेचर पर लिक्विड बनाते हैं और फिर काम में लेते हैं। गैसें भी कौन सी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। गैस भी कौन सी काम में ले रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनको किस फॉर्मेट में, लिक्विड फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं। उसके लिए टेम्परेचर कहां ले जाना पड़ता है, हाइड्रोजन का तो -253 पे और ऑक्सीजन का ले जाना पड़ता है -183 पे। तब ये दोनों गैसें हैं वो लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। GSLV जो है उसमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। PSLV में क्रायो नहीं है, PSLV में सॉलिड और लिक्विड का यूज करते हैं, GSLV में क्रायो टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अब ये तो आ गया आपके प्रोपेलेंट सिस्टम। अब हम सीधा याद करते हैं SLV, जो प्रक्षेपण यान कार्यक्रम है उस पर हम बात करते हैं, और यहां से आपके सीधे बढ़िया सवाल बनते हैं। फर्स्ट जनरेशन, अभी हमने बात की थी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल ये भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल प्रक्षेपण यान था, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3। क्षमता क्या थी, इसकी क्षमता याद रखनी है, 40 किलोग्राम। कहां पे, LEO में। SLV 40 किलोग्राम LEO में। 4 चरण, अभी हम इस पर बात कर लेंगे। और ये इसमें सिर्फ कौन सा था, सॉलिड प्रोपेलेंट्स, ठोस प्रणोदक ही था। 1980 में जो रोहिणी RS उपग्रह बात किया था अभी, 1975 में तो आर्यभट्ट रूस के कॉस्मोस 3M से, और 1980 में रोहिणी उपग्रह किससे, SLV-3 से, रोहिणी RS वाला। ये फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या काम में लिए गए, ASLV, एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च। जो SLV था ना, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, उसको एग्यूमेंट कर दिया, संवर्धित कर दिया,
थोड़ी सी उसकी क्षमता बढ़ा दी गई। चेंज कुछ नहीं किया, उसकी क्षमता बढ़ा दी। क्षमता कैसे बढ़ाई कि सब पहले जहां पर वो 40 किलो का भार ही ले जा रहा था, वो अब 150 किलोग्राम का भार तक जो है एलईओ में ले जा रहा था। और पहले उसमें 4 चरण थे, इस बार 5 चरण में जो है प्रोपेलेंट्स रख दिए गए और ये भी सारे ठोस ही थे। ठीक है। तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, पीएसएलवी। तीसरे चरण में पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय सैटेलाइट प्रक्षेपण यान, ये जो है वर्क हॉर्स कहलाता है। नाम याद रख लेना कि सीधा जो वर्क हॉर्स किस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के लिए नाम दिया गया है, तो वो है पीएसएलवी। क्षमता कितनी है? 1750 किलोग्राम। कौन सी? सूर्य तुल्यकालिक, एसएसओ में जो है ये 1750 किलोमीटर तक लॉन्च कर सकता है। 4 स्टेप है इसमें, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। अब ये आगे इसकी पूरी संरचना डायग्राम के साथ हम पढ़ लेंगे, उपलब्धि भी हम वहां पर पढ़ लेंगे। चौथी जनरेशन में जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एलवीएम जो इसी का एक भाग है वो है। ये भारी उपग्रह को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजने के लिए, जीटीओ में भेजने के लिए जो है विकसित किया गया, और इसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग भी किया जाता है। अब हम एक एक पॉइंट लेते हैं। पीएसएलवी, जीएसएलवी, एसएसएलवी और आरएलवी, ये 4 ऐसे पॉइंट है जहां पर हमारे पास सवाल बनते हैं और वो चीजें आपको याद होनी चाहिए और वहां से सवाल 101% आएंगे। खास तौर से जो करंट से लेटेस्ट जो जुड़ा हुआ है उसको सम्मिलित करते हुए इस क्लास को जो है तैयार किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पीएसएलवी का, तो इसमें हमारे पास 4 स्टेज है। पहला स्टेज मैं डायग्राम के तौर पे बता दूं कि देखो यहां पर पीएसएलवी जो है, ये आपके पास डायग्राम है, इसमें 4 स्टेज है। पहला स्टेज ये क्या आता है? सॉलिड। 4 स्टेज का मतलब है कि 4 जगह पर जो है आपके प्रणोदक भरे हुए हैं। सिंपल सा बात है ना। 4 स्टेज का मतलब है 4 जगह ईंधन भरा हुआ है और ऑक्सीकारक। प्रणोदक का मतलब ईंधन और ऑक्सीकारक। पहले वाले में तो ठोस ईंधन और ऑक्सीकारक भरे हुए हैं, दूसरे वाले में जो है लिक्विड आ रहा है, तीसरे वाले में फिर सॉलिड आ रहा है, और चौथे वाले में लिक्विड आ रहा है। ठोस द्रव, ठोस द्रव, इस प्रकार से। ठीक है। पहला चरण है, ये सबसे नीचे का चरण होता है, डायग्राम में देख ही लिया। ठोस प्रणोदक HTPB अभी हम देख के आ चुके हैं, और इसकी सहायता के लिए 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर। यहां पर देखो ये साइड में जो और आपको डंडे लगे हुए ना, ये साइड में और जो है बूस्टर लगा रखे हैं कि ये तो है ही है, इसके अलावा भी अगर और एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो इन बूस्टर को जला के फिर बाद में जो है वहां पे उड़ान भरी जाती है। दूसरा जो चरण है इसमें विकास इंजन का उपयोग करता है। विकास इंजन मेन तौर से जो द्रव प्रणोदन वाली प्रणाली है उसके उपयोग के लिए, जो लिक्विड प्रोपेलेंट्स को यूज करने के लिए जो इंजन बनाया जाता है उसका नाम विकास, जो श्री नुम्बी नारायण ने बनाया था ना, उसके लिए नाम क्या है? विकास इंजन। द्रव प्रणोदक नाम पता है, यूडीएमएच और नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, इसका उपयोग करते हैं। फिर तीसरे चरण में वापस ठोस, और चौथे चरण में वापस लिक्विड जो है उसका उपयोग किया जाता है। और ये फिर बाद में ये पेलोड, ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ये हिस्सा क्या होता है? पेलोड होता है। यानी यहां पर सैटेलाइट या रोबोट या फिर अन्य जो भी उपकरण है यहां पर रखे जाते हैं और उनको अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ये नीचे वाला ये पूरा हिस्सा जो है ये ईंधन का ही है। पीएसएलवी के प्रमुख संस्करण, अब यहां से सवाल बनने शुरू हो गए। आगे मैं इतने 4 सारणियां लिए, सारणियों के तहत सिंपल ही आप सीधे सीधे आप समझ लें। देखो पीएसएलवी के जो वेरिएंट है वो कौन से हैं? पीएसएलवी जी, पीएसएलवी सीए, पीएसएलवी डीएल, पीएसएलवी क्यूएल और पीएसएलवी एक्सएल। ठीक है। ये जो 3 है, ये 3 अभी काम में लिए जा रहे थे। ठीक है। ये सबसे पहला वाला बेसिक था जो अब थोड़ा हो गया, अब हट चुका है। अभी मेनली ये 2 काम में लिए जा रहे हैं, और ये 2 जो है ये फ्यूचर के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अभी मैं पहले बता देता हूं आपको, फिर उनके बारे में पढ़ते हैं। पीएसएलवी जी जनरिक यानी बेसिक, ये इसमें 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर जो साइड में बताया था, और जो बूस्टर है वो उसमें 6 रहते हैं। सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में ये 1678 किलो तक का जो है उपग्रह भेज सकता है, और जीटीओ में 1050। जीटीओ कहां पर? वही 36,000 पे। ठीक है। या सिंपली कह दूं आप, ये एलईओ, आप इसको एलईओ समझ लो ना, कि एलईओ में 1600
78 किलोग्राम और जीटीओ में 1050 किलोग्राम का पेलोड भेजने की इसकी क्षमता थी, मूल संस्करण था। ठीक है, उसके बाद कोर अलोन। कोर अलोन ऐसा था जिसमें स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स नहीं थे। ये एलईओ में 1100 किलोग्राम का पेलोड भेज सकता था और जीटीओ में 800 किलोग्राम का, सबसे हल्का और कम खर्चीला विदेशी उपग्रह के लिए। फिर बात करते हैं एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज। ये इसमें 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स थे। ये 1750 किलोग्राम का जो है पेलोड जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेज सकता था और 1425 जो है जीटीओ में। सबसे शक्तिशाली चंद्रयान 1, मंगलयान, आदित्य L1 इसी से लॉन्च हुए। किससे? एक्सेल से। चंद्रयान 1, आदित्य L1, मंगलयान ये जो है इसी से लॉन्च किए गए। अभी वर्तमान में इन दो पे काम चल रहा है, एक तो ड्यूअल लॉन्च पे और क्वाड लॉन्च पे। डीएल यानी ड्यूअल लॉन्च, दोहरा लॉन्च, और क्वाड लॉन्च यानी 4 बार लॉन्च। इसमें स्ट्रैप ऑन बूस्टर ड्यूअल वाले में 2, क्वाड वाले में 4। ड्यूअल वाले की क्षमता एलईओ में 1250 और क्वाड वाले की 1525 और जीटीओ में अभी इनकी क्षमता का जो है विश्लेषण नहीं किया गया। ठीक है, अब यहां से हमारे पास फ्लाइट्स वाले जो सवाल है कि इनकी जो उड़ानें रही है उनकी उड़ानों से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उन पर हम बात करते हैं। सबसे पहली जो उड़ान रही है पीएसएलवी की वो रही पीएसएलवी D2 की। ठीक है, 1994 में। पेलोड या मिशन कौन सा था? इंडियन रिमोट सैटेलाइट सिस्टम, IRS वाला। पीएसएलवी की पहली सफल उड़ान। असफल उड़ानों के बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। पहली सफल उड़ान कौन सी थी? पीएसएलवी D1। उसके बाद C11, मैं क्या बात कर रहा हूं, प्रमुख उड़ान, मेजर जो याद रखने वाली। C11 जो है 2008 में लॉन्च की गई। इसमें क्या था? चंद्रयान 1। आपको सीधा याद रखना है। चांद पे कब गए थे? 11 में। चांद पे कब में गए? 11 और 25 में मंगलयान। ठीक है, यानी 11 रुपए तो हमें देने हैं चांद के लिए और जब मंगल की बात आएगी तो कितने देने हैं? 25 रुपए। 11 तो चांद के लिए और 25 मंगल के लिए। C11 चंद्रयान और C25 मंगलयान। उसके बाद याद रखना है C37 2017 में था और उससे 104 उपग्रह छोड़े गए और ये अभी तक का एक साथ सबसे अधिक उपग्रह भेजने का रिकॉर्ड है। C37 में 104 उपग्रह, C37 में 104 उपग्रह। फिर C57 में आदित्य L1। 57 में कौन सा है? आदित्य L1। ये कब लॉन्च किया गया? 2023। ये भारत का पहला जो है सौर वेधशाला मिशन, सूर्य के लिए जो समर्पित पहला जो भारत का मिशन है वो कौन सा है? आदित्य L1 है। याद हो जाएंगे? ठीक है। एक बार आप बता दीजिए मेरे को, चांद के लिए कितने रुपए दोगे? 11 रुपए और मंगल पे जाने के लिए 25। ठीक है, फिर 37 में आपको याद रखना है सबसे ज्यादा, 37 में जो काम होगा वो सबसे ज्यादा काम होगा। 104 उपग्रह को एक साथ भेजा गया। और सूर्य की बात करेगी तो सूर्य किस में है? सूर्य 57 में। सूर्य 57 याद हो जाएगा। C57 में आदित्य L1 सौर वेधशाला। ओके, अब यह है, अभी हम बात करते हैं लास्ट जो 6 उड़ानें रही है उनसे हमारे पास जो करंट वाले सवाल है जो पूछे जा सकते हैं। पीएसएलवी की लास्ट 6 उड़ानें, जो लेटेस्ट उड़ान है वो 12 जनवरी 2026 की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे भेजा क्या जाने वाला, इनमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा पेलोड क्या था, क्या भेजा गया। इससे भेजा जाने वाला था अन्वेषा, जो सैटेलाइट था उसका नाम क्या था? अन्वेषा। रिजल्ट क्या रहा? असफल। क्या रहा? असफल। ये जो है अन्वेषा को अपने निर्धारित जो उपग्रह कक्ष था उसमें जो है लॉन्च करने में असफल रहा। तीसरे चरण में जो है तकनीकी समस्या आ गई और ये कक्षा में स्थापित नहीं कर पाया उपग्रह को। ये कौन सा था? C62। देखो 61, 62 दोनों ही असफल रहे, ध्यान रखना। 61, 62 दोनों ही असफल रहे। यहां पर 60 तक तो सफलता मिली थी, 61, 62 जो है सफल नहीं रहा है। 61 में क्या था? EOS 09। ये भी एक तरह का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। फिर C60 दिसंबर 2024 में, इसकी डेट याद रखना, मई 2025, ये दिसंबर 2024। स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सफल, यानी अंतरिक्ष में 2 उपग्रह को आपस में जोड़ने का डेमोन्स्ट्रेशन करना था। वो किस में किया गया था? 60 में। 60 साल की उम्र हो गई,
ठीक है, वहां पे जो है डॉकिंग प्रोसेस जो है देखा जा रहा है कि सैटेलाइट जो है वो प्रॉपरली जुड़ पा रहे हैं या नहीं जुड़ पा रहे हैं। नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उन्हें संस्थान के साथ जुड़ के अगर काम कर पा रहे तो ठीक है, नहीं तो 60 साल की उम्र के बाद उन्हें सेवानिवृत्त कर दो, है ना। 60 साल में क्या होता है, रिटायरमेंट हो जाता है। कोई आदमी अगर संस्थान के साथ जुड़कर काम कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं जुड़ पा रहा है तो उसे रिहा कर देते हैं। तो C60 में क्या मिलेगा, डॉकिंग वाला स्पेडेक्स। 59 C59 2024 में था। प्रोबा 3 ये यूरोपियन एजेंसी है, उसका मिशन था, ठीक है। किसके लिए था, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए जो है ये मिशन बनाया था। प्रोबा 3 ये C59 से था। C58 में एक्सपोसेट एक्सरे पेरीमीटर पोलरीमीटर सैटेलाइट, यानी ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों को समर्पित भारत का जो है पहला पॉलीमेट्रिक मिशन था। एक्सरे, अंतरिक्ष में एक्सरे का और ब्लैक होल का जो है अध्ययन करने के लिए जो है एक मिशन किया गया था, उसका नाम क्या था, एक्सपोसेट। C58 2024 में। और C57 अभी हम पढ़ के आए थे 2023 में आदित्य L1 सफल रहा था। ये भारत की पहली सौर वेधशाला है जो L1 पॉइंट पर जो है स्थापित की गई। L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच उस स्थिति पर है जहां से सूर्य की एक निश्चित इमेज हर समय जो है उपलब्ध हो सके। तो ये 6 जो अंतिम उड़ान है उनके बारे में पढ़ लिया। अभी चूंकि लास्ट की दोनों जो उड़ानें हैं 61 और 62 वो असफल रही है, तो हो सकता है बाकी वाली असफल उड़ानें जो है उनके बारे में भी पूछा जा सके। तो सारी असफल उड़ानें जो है मैंने एक बार इंडेक्स बना ली है। सबसे पहला है D1 PSLV D1 1993 में IRS-1E को लॉन्च किया गया था। यह असफल रहा था, किस कारण से, सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी त्रुटि आ गई, इस कारण से। PSLV C1 1997 में IRS-1D ये आंशिक रूप से असफल रहा था, कंप्लीट हीलियम लीक हो गई थी इसमें, तो इस कारण से जो है उपग्रह ज्यादा हाइट पे नहीं गया और कम हाइट पे रह गया, फिर बाद में उसको सही कर लिया गया, तो आंशिक रूप से असफल माना गया C1। फिर C39 2017 में IRNS-1H असफल, किस कारण से, फायर आ गया था, हिट शील्ड हो गई थी, और आगे जो पेलोड था वो पेलोड उपग्रह से अलग नहीं हो पाया। फिर 61 और 62 को हम पढ़ के आए हैं, ये फिर कह रहा हूं, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से 62 तो क्योंकि 12 जनवरी 2026 का ही है। इसका पेलोड याद रख लेना, अन्वेषा नाम याद रख लेना, इसमें क्या था, अन्वेषा, ठीक है। यह असफल रहा था। तीसरे चरण में जो है वो कंट्रोल में गड़बड़ आ गई और रॉकेट जो है वो रास्ते से भटक गया था, ठीक है। ये कंटेंट, ये जो इंडेक्स है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। ये पीपीटी कंटेंट पूरा आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। GSLV PSLV की बात हो गई, अब बात करते हैं GSLV की। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसका मुख्य उद्देश्य किस लिए है, ये भारी उपग्रहों को भेजने के लिए, भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। और कौन सी कक्षा में, GTO 36,000 किलोमीटर पे भारी और सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस पे भेजने के लिए हम लोग GSLV का यूज करते हैं। इसमें भी 3 स्टेजेस है। पहला जो स्टेज है वो कैसा है, ठोस वाला, S139 इंजन है और इसके चारों ओर 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स जो है वो लगे रहते हैं। सेकंड वाला जो है वो लिक्विड है। फर्स्ट वाला तो ठोस था, सेकंड वाला लिक्विड में है, लिक्विड है तो विकास इंजन हो जाएगा। और तीसरा जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर कौन सी एनर्जी का कौन सा चरण है, ये क्रायोजेनिक वाला है। तीसरा जो है वो कौन सा है, क्रायोजेनिक, CUS, क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ये वाला क्रायोजेनिक अपर स्टेज। यहां पे 2 नीचे जो है, ये तो पहले एक सॉलिड वाला हो गया, एक लिक्विड वाला हो गया। अपर वाला जो है ये क्रायोजेनिक वाला है, इसमें वही द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन वो जो है वो उपस्थित रहती है, ठीक है। तो GSLV और PSLV के डायग्राम और आपकी जो उनका स्ट्रक्चर है वो हमने बात कर ली है। GSLV के संस्करण की बात करें तो इसमें 3 संस्करण है, मैक 1, मैक 2 और मैक 3, ठीक है। इसे LVM3 भी कहते हैं, GSLV MK1, MK2 और MK3। इसमें क्रायोजेनिक इंजन जो है वो रूस वाला लगा हुआ है, तीनों में क्रायोजेनिक तो है। इसमें स्वदेशी है CE 7.5 और इसमें है CE 20, किसमें, LVM3 में।
पेलोड क्षमता जीटीओ की अगर बात करें तो ये 1500 किलोग्राम तक ले जाएगा, ये 2500 और ये 4000, ये हटा दिया गया अब, और ये दोनों जो है सक्रिय है। मेनली जो चंद्रयान 2, 3 और गगनयान मिशन जो है आपके LVM-3 से ही लॉन्च किए गए। प्रमुख अगर इनकी उड़ानों की बात करें GSLV की, तो GSLV D1 पहली उड़ान थी 2001 में। GSLV की पहली उड़ान ये थी, रूस के क्रायोजेनिक इंजन का जो है उपयोग वहां पे किया गया था। उसके बाद F-01 2004 में सफल परिचालन, कौन सा उपग्रह, एडुसेट एजुकेशन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया था। फिर D5 2014 में, फिर MK3 D1 या LVM-3 भी कह सकते हैं इसको, बाहुबली की शुरुआत, यानी ये जो था आपका सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से जो बड़े बड़े उपग्रह, भारी उपग्रह जीटीओ में भेजना शुरू किया गया था। अब ये याद कर लो, चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 कब था, 2019। चंद्रयान 3 कब था, 2023। ये था मैक 3 M1 और ये LVM-3 M4। इनके पेलोड याद, सॉरी लॉन्चिंग जो व्हीकल है वो याद रख लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट था यहां पर चंद्रयान 3 जो था उसमें क्या किया था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी, ये ध्यान रखना। चंद्रयान 3 में दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी, बाकी ठीक है। फिर अब बात कर रहे हैं SSLV की, जो अब नए वाले हैं। अभी तक PSLV और GSLV के यूज होते आ रहे हैं। अब जिधर इसरो और जो रिसर्च विंग है वो ज्यादा ध्यान दे रही, वो है स्मॉल सैटेलाइट, छोटे जो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एक अलग से जो मिशन तैयार किया जा रहा है, और एक जो आ रहा है RLV री लॉन्चिंग वाला। तो उन दोनों को हम पढ़ लेते हैं, वहां से क्या सवाल बन सकते हैं हमारे पास। SSLV की बात करें तो इसकी पेलोड क्षमता कितनी है, 500, छोटे उपग्रह, बहुत बड़े नहीं, और इनको भी कहां पर, LEO में ही भेजना है। 500 किलोग्राम तक के उपग्रह LEO में। ईंधन में मेनली क्या काम में लेंगे, ठोस प्रोपेलेंट लेंगे। 3 चरण है, तीनों में ही ठोस प्रोपेलेंट काम में लेते हैं। बहुत उपयोगिता क्या है कि मात्र 72 घंटे में इसको असेंबल किया था, यानी ऐसा नहीं कि एक बार रॉकेट लॉन्च हो गया फिर बाद में 2-3 महीने 5 महीने वेट करो। 72 घंटे में नया जो है रॉकेट लॉन्च कर दिया जाएगा। और जबकि PSLV को लॉन्च करने में हम लोग क्या लगता है, लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं। और एक इसकी लागत और संचालन भी बहुत कम खर्च होता है, तो कमर्शियली रूप से ये बहुत ज्यादा जो है यूजफुल हो जाता है। ठीक है, SLV की अभी तक की उड़ानें हैं वो देख सकते हैं। SLV D1 अगस्त 2022 में, D2 फरवरी 23 में, और D3 अगस्त 24 में। 22, 23, 24, D1, D2, D3। सिंपल इतना याद रख लेना बस, और कुछ नहीं। अब बात करते हैं RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ये क्या है कि ये एक अंतरिक्ष में भेजे आने वाला एक प्रक्षेपण यान है जिसे फिर से काम में ले सकते हैं, रीयूजेबल, पुनः प्रयोज्य, कि जिसे अंतरिक्ष में उपग्रह को छोड़ा उसके बाद वापस पृथ्वी पर सुरक्षित उतारा जा सके और अगले मिशन में फिर से उपयोग किया जा सके। जैसे यहां पर हम डायग्राम में समझ सकते हैं कि यहां से एक रॉकेट लॉन्च हुआ, ठीक है। अब यहां से जब ये आया तो यहां पर आने के बाद ये क्या करता है, सैटेलाइट को तो अंतरिक्ष में भेज देगा, पेलोड को तो, ठीक है। और फिर बाद में ये वापस यहां पर आके आगे लैंडिंग कर लेता है, ये रॉकेट के जैसा ही रहता है। तो अब यहां पर दूसरे जो GSLV और PSLV जैसा रॉकेट लॉन्चर नहीं है कि एक बार जो भेजा वो उसके बाद वो नष्ट हो गया। एक उपग्रह में वो लॉन्चिंग व्हीकल एक बार ही काम में आता है। अब इसमें इस तरह से लॉन्चिंग व्हीकल बनाए जा रहे हैं जो कि वापस बार बार काम में आ सके, ठीक। इसके जो अभी तक मिशन रहे हैं वो देखिएगा, यहां से सवाल बन सकते हैं आपके। एक तो HEX हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपीरियंस 2016 में, यानी ये सबसे पहला जो कह सकते हैं हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है ये काम में लिया था 2016 में। उसके बाद LEX-01 लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट ही है, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 01, 02, 03 2023 और 2024 में, और सभी जो है सफल रहते हैं, ठीक है। तो RLV टेक्निक का जो अगर सवाल आ सकता है कि लास्ट ये लॉन्च कब है, तो ये होते हैं। SSLV के बारे में हमने पढ़ लिया, GSLV के बारे में पढ़ लिया, हमने PSLV के बारे में पढ़ लिया। PSLV की उड़ानें जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वहां से सवाल बनने की बहुत अच्छी संभावना है।
उपग्रह की कक्षाओं के बारे में हमने पढ़ लिया, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, उसका इतिहास और किस प्रकार से या किस क्रम में डेवलप हुआ, साथ ही इसरो की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के बारे में भी हमने इस क्लास में पढ़ लिया है। तो एक तरह से मोटे तौर पर आपका जो सैटेलाइट वाला जो सेगमेंट है वो पूरा होता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के सहित। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जितने सवाल बन सकते थे या जो हो सकते थे वो हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टॉपिक डील करेंगे इस क्लास के रिगार्डिंग, या फिर अगली क्लास में आपको और कोई नया अपडेट या फिर और कोई नई चीज़ें जो ऐड ऑन करवानी हो, या फिर ये क्लास कैसी रही इसका जो रिस्पॉन्स है आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस पीपीटी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।